हम WWE फैंस की एक बहुत गंदी आदत है और वो है WWE से एक्सपेक्टेशन रखना, और उसी आदत का एक बार फिर से मैं आपको शिकार करवाता हूँ वीडियो के स्टार्टिंग में ही। तो कल जो हमने सेगमेंट देखा था जहां पे स्टेफनी मैकमैन आई थी रैंडी ओटन के सामने, अब रैंडी ओटन उस इंसान से जो कॉल पे बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा रूमर्स में किसी इंसान का नेम है तो वो कोई और नहीं बल्कि WWE कंपनी के फॉर्मर CEO, WWE के करता धरता विंस मैकमैन का है। वो फादर वाला रेफरेंस हमने सुना था। उसके बाद अगर आप रिसेंट टाइम में देखोगे तो विंस मैकमैन को लेके भी चीजें बदली हैं, जैसे केसेस, जैसे ब्रॉक लेसनर को लेके चीजें बदली हैं, वैसे विंस मैकमैन को लेके भी चीजें बदली हैं। और मुझे तो भाई सबसे बड़े हिपोक्रेट वो वाले फैंस लग रहे हैं जो कि एक टाइम पे विंस मैकमैन को कंपनी से निकालो भगाओ बोल रहे थे उसके कांड की वजह से, लेकिन अब उन कांड से लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता। वो बोल रहे हैं कि विंस मैकमैन को वापस आ जाना चाहिए। मैंने हमेशा जब भी, भाई मैंने तो ये बहुत क्लियर रखा है कि विंस की बात हो रही है तो एज बुकर वो बंदा बिल्कुल अलग और एज पर्सन वो बंदा बिल्कुल अलग, लेकिन अब लोग वो सारी बातें भूल चुके हैं कि अरे विंस मैकमैन को वापस आ जाना चाहिए। अगर ऐसा ही है तो फिर उस टाइम पे तुमने बोला भी क्यों था कि विंस मैकमैन को वापस नहीं आना चाहिए? भाई लोगों को ट्रिपल एच की बुकिंग पसंद नहीं आ रही, तो अब सही में विंस मैकमैन को लेकर सपोर्ट है कि इसको वापस आ जाना चाहिए। अब ये WWE के ऊपर है पूरा डिसीजन। भाई स्टोरी लाइन के हिसाब से देखोगे तो विंस मैकमैन डेफिनेटली बहुत कुछ ऐड करेंगे यहाँ पे, लेकिन अगर उनके रियल लाइफ वाले कांड की बात करोगे तो फिर भाई आप एक बहुत बड़े हिपोक्रेट हो ये बोलते हुए कि अब इस इंसान को कंपनी में वापस आ जाना चाहिए, अगर आपने उनको उनके कांड की वजह से बोला था कि इसको कंपनी में नहीं होना चाहिए। तो पता नहीं, आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो विंस मैकमैन का इस वाली स्टोरी लाइन में आने का चांस है। बाकी ये तो सारी चीजें आने वाले टाइम में हमको पता चलेंगी, लेकिन अगर मेरे से आप स्पेकुलेट करने के लिए बोलो तो यस, अगर कोई स्टोरी जिसमें विंस मैकमैन इंटरेस्ट ले सकते हैं वापस आने के लिए तो यही वाली स्टोरी है। बाकी ज्यादा अरमान हम लोग अपने ज्यादा ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे नहीं, ऑलरेडी लेके जा चुके हैं वैसे कि विंस मैकमैन आ सकते हैं इस वाली स्टोरी में। बाकी ब्रैंडी रोड्स का भी एक ट्वीट आता है जो कि ट्वीट ये हिंट कर रहा है कि अगर स्टेफनी मैकमैन ज्यादा कूदती हैं तो फिर ब्रैंडी रोड्स को भी इस वाली स्टोरी लाइन में आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पता नहीं WWE ये वाली स्टोरी को, मुझे लग रहा है कि अब इन्होंने सही से फोकस करना शुरू कर दिया है। इनको समझ में आ गया कि वो जो ब्रॉल इन्होंने हमको स्मैकडाउन में दिखाई दी उससे कुछ नहीं होने वाला। तो अगर WWE सीरियस एफर्ट्स यहाँ पे लगा रही है तो शायद इसका अच्छा आउटकम भी हम लोग देख सकते हैं। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा कि अब जो मैं आपको बातें बताने वाला हूँ वो मैं बताऊँ किस तरीके से। तो कल मंडे नाइट रॉ के एंडिंग में हम लोगों ने देखा था कि CM पंक और रोमन रेंस की ब्रॉल होती है, उसके बाद रोमन रेंस को पीट दिया गया, CM पंक ने स्टैंड टॉल किया। उसके बाद एक वीडियो आती है CM पंक की बहुत अलग अलग एंगल से, और यहाँ पे ऑब्वियसली मैं आपको फोटोज के थ्रू ही दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे जो एक्शन है CM पंक का वो आई थिंक मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, मैं इसको क्या ही एक्सप्लेन करूँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ये बहुत ही 18+ रेटेड R किस्म का है, आप इसे बोल सकते हो, नहीं आप इसे बोलोगे ही। और लोग भी बड़े शॉक्ड हो गए कि यार ये CM पंक ऐसा कैसे कर रहा है। और मैं सही बताऊं तो ये अच्छा किया उन्होंने, बुरा किया वो अलग बात है, लेकिन अगर ऐसा ही CM पंक बिल्कुल स्टार्टिंग से होता रोमन रेंस के साथ फ्यूड करते हुए तो शायद इसको देखने में और मजा आता। लेकिन अभी आपको पता भी है वैसे भी WWE में ज्यादा कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं, CM पंक खुद इस पोजीशन पर पहुंच चुके हैं जहां पे उनके पास में अथॉरिटी है कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तो ये उन्होंने ऐसे करके मॉक किया, फिर क्या किया वो सब आपने देख ही लिया। और इसके ऊपर रोमन रेंस का भी रिएक्शन आया, रोमन रेंस ने ट्वीट करके इसका रिप्लाई किया है। तो मतलब अब लग रहा है कि इन्होंने सही में अपनी जो कमर है वो कस ली है कि अब हमको अच्छे से अपने जो मैचेस उसको बिल्ड करना है। यहाँ पे रोमन रेंस बोलते हैं दिस इज द चैंपियन इन द मेडिसिन स्क्वायर गार्डन। ये CM पंक की कैसी हरकतें हैं, कहते हैं योर ट्राइबल चीफ विल एंड दिस एम्बैरसमेंट एट रेसलमेनिया। तो मतलब रोमन रेंस के नजर में भी ये घिनौनी हरकत है, जो कि है भी घिनौनी हरकत, लेकिन क्योंकि रोमन रेंस की तरफ ही ये डायरेक्ट एक शॉट था तो उनके दिल पे ये जो बात है वो थोड़ी ज्यादा लगी है। तो ये आई थिंक अगर मंडे नाइट रॉ में भी इसको ये एड्रेस करें इस चीज को तो शायद कुछ हो सकता है। बाकी तो फैंस अलग अलग एंगल से इस वीडियो को पोस्ट कर रहे हैं कि भाई CM पंक ने देखो ये क्या कर दिया। और कल ये जो सेगमेंट हुआ ना रोमन रेंस और CM पंक का, इसमें बॉच भी हुआ है भाई, लगा ही नहीं कि यहाँ पे कोई बॉच है। अब बॉच कब होता है वो हमको एक डिफरेंट कैमरा एंगल से पता चलता है। इस बॉच में क्या हो रहा है कि रोमन रेंस सुपरमैन पंच मारने के लिए जाते हैं, लेकिन CM पंक इतनी ऑकवर्ड पोजीशन में थे, या रोमन रेंस से, या दोनों का कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं हुआ। रोमन रेंस को फिर अपना वो जो सुपरमैन पंच है वो उसको लैंड नहीं करते। उसके बाद वो क्या करते हैं, सिंपली उन्होंने बस वो धक्का सा दे दिया CM पंक को, और उसके बाद जो CM पंक है वो वहां पे गिर जाता है। फिर लोगों ने एक चीज और नोटिस करी, या लोग वैसे CM पंक को मैं आपको बताता ही रहता हूँ ट्विटर पे, भाई कुछ ना कुछ उनके बारे में नए नए ट्वीट्स आते रहते हैं। यहाँ पे ये सच भी है, पता नहीं देख के क्या लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब उन्होंने रोमन रेंस को पावर बॉम्ब किया तो उस टाइम पे पहले तो CM पंक को अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा रोमन रेंस को उठाने में, वो चीज तो वैसे दिख भी रही थी। और फिर उसके बाद साइड से जो जेमी नोबल है उन्होंने सपोर्ट भी दिया कि रोमन रेंस गिर ना जाए। रोमन रेंस ने भी खुद CM पंक की गर्दन ऐसे पकड़ी थी कि भाई ये बंदा कहीं कुछ एफ अप ना कर दे। तो लोग ये बोल रहे हैं कि भाई ये वो बंदा है जिसके पास में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप है, और ये वो बंदा है जो कि
रेसलमेनिया की नाइट 2 को मेन इवेंट करने वाला है। अब मेरे को तो सही बताऊं तो इस चीज़ से इतना फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज इट इज़ लुकिंग गुड ऑन टेलीविजन। मुझे लगता है कि फिर उस बात से इतना फर्क पड़ता है। जैसे वो जो अभी सुबर्न पंच वाली चीज़ भी थी, वो कहाँ पता चली टीवी पे, समझ ही नहीं आया उसको कुछ देखने में। रोमन रेंस का भी पिटने के बाद रिएक्शन आता है, बंदा मस्त अपनी चेयर लगा के बैठ गया है कि जैसे कि अरे भाई बहुत तोड़ दिया। अब सोच रहे हैं कि शायद कि अब जब अगली बार आऊँगा मंडे नाइट रॉ में तो अच्छे से जो है कंबल कुटाई करके रखूँगा मैं सीएम पंक को। और बात ये भी है कि शायद अगला जो मंडे नाइट रॉ का एपिसोड है उसमें आने भी नहीं वाले रोमन रेंस, तो ये भी आप इस चीज़ को भी थोड़ा अगले मंडे नाइट रॉ के हिसाब से देखना। शायद मैं डिलुलू में हूँ, लेकिन हो सकता है कि बिना एडवर्टाइज हुए भी रोमन रेंस आ जाएं, क्योंकि अभी डब्ल्यूडब्ल्यू को अपने पूरे एफर्ट्स लगाने हैं रेसलमेनिया के टिकट सेल्स को बूस्ट करने के लिए। तो खैर वो तो अगली रॉ में पता चलेगा फिर। अरे यार कल बात करना भूल गया इसके बारे में, नोट मैंने किया था लेकिन बिल्कुल ही वो उड़ गया दिमाग से। उसोस का नया थीम सॉन्ग कल मंडे नाइट रॉ में आ चुका है, और शायद आपने एक चीज समझी नहीं होगी जो कि साइलेंटली डब्ल्यूडब्ल्यू ने करी है जिमी और जे ऊसो के साथ। देखो जे ऊसो का थीम सॉन्ग था इतने टाइम से, जिमी ऊसो भी साथ में आ रहे थे, तो वैसा लग रहा था भाई दोनों भैया आ रहे हैं तो ये जे ऊसो का म्यूजिक क्यों प्ले हो रहा है। डब्ल्यूडब्ल्यू पुराने वाले ऊसोस के म्यूजिक के ऊपर नहीं गई है, इंस्टेड उन्होंने इट्स जस्ट वी ऊस करके जो ट्रैक है उसको भी बहुत ज्यादा बदल दिया। मतलब कि ट्रैक अब कुछ ऐसा हो गया है कि अगर आप मतलब वहां पे जो क्राउड जो अरीना में बैठा है वो चाह के भी यीट कर ही नहीं सकता। मतलब उसकी बीट ऐसी है। डब्ल्यूडब्ल्यू ने जैसे जिमी ऊसो के ये ऊसोस के बाद जे ऊसो का म्यूजिक बनाया तो उसको कितना ऊसोस वाले थीम सॉन्ग से मिला जुला के रखा था। अब ऊसोस को इतना अच्छा रिएक्ट जे ऊसो को इतना अच्छा रिएक्शन ऑलरेडी मिलता था, तो ये चाहते तो बिल्कुल उसको उसी पैटर्न पे बना सकते थे और वो एक डिफरेंट थीम सॉन्ग वाली फील भी देता। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऐसा लग रहा है कि पूरी हीट वाली चीज को ही डिच कर दिया है कि भाई ये नहीं करना है, मैं हटाओ, ये हो गया बहुत हो गया। क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू के फैंस ने भी फिर इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से लिया नहीं है, और उसके बाद उन्होंने ऐसे ऐसे करके किया तो सही कमर्शियल में, लेकिन वो चीज वैसे हिट करी भी नहीं बिल्कुल भी। इवन लोग वहां पे बू भी कर रहे थे जो ये नए वाले ऊसोस के म्यूजिक के लिए, और लोग फिर ये भी कह रहे हैं कि डेफ रेबल्ड हो गए दी ऊसोस भी, क्योंकि आपको पता है जो डेफ रेबल है वो वैसे ही बहुत बदनाम है ऐसे बकवास बकवास अपनी म्यूजिक के लिए। तो अब ये कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, कुछ लोगों के लिए बैड न्यूज़ है कि वो यीट पे जो समा बन जाता था कॉन्सर्ट वाला, अब वो चीज़ नहीं होने वाली जिमी ऊसो के साथ, जे ऊसो के साथ और ऊसोस के साथ में। क्या स्पीड का एक सिंगल्स मैच हो रहा है इस साल की रेसलमेनिया में? तो अगर आपने कल की मंडे नाइट रॉ की स्टोरी में छोटी छोटी चीज़ें भी देखी हैं तो उसमें समझ में आ रहा है पूरा कि ये जो है हमारे स्पीड, ये शायद एल नाइट के साथ एक मैच कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने रिंग साइड पर वो एंगल देखा था जब स्पीड ने गलती से मार दिया था। अब एल नाइट के ट्वीट से भी पता चल रहा है कि भैया गलती तो तुमने कर दी है, हर जाना तो इसका भुगतना पड़ेगा। तो या तो स्पीड वर्सेस एल नाइट का एक सिंगल्स मैच, या फिर डब्ल्यूडब्ल्यू यहाँ पे एक 6 मैन टैग टीम मैच कर सकती है। इस वजह से क्योंकि जब ऐसे सेलिब्रिटी वाले मैचेस होते हैं तो डब्ल्यूडब्ल्यू को ये लगता है कि भाई क्या ये लोग सही से डिलीवर कर पाएंगे, कि ऐसा नहीं कि कुछ इन्होंने गड़बड़ कर दी, तो फिर वो मल्टी पर्सन मैच इसको बना देते हैं ताकि अगर कहीं पे मामला गड़बड़ हो तो कोई संभाल ले। तो फिर एक 6 मैन टैग टीम मैच हो सकता है स्पीड का, और स्पीड का अपने आप में रेसलमेनिया में एक मैच बहुत बड़ी बात हो जाएगी अगर आप इसको ग्लोबल लेवल पे देखते हो। और कल जो मंडे नाइट रॉ में ये हुआ था ना, ब्रॉक लेसनर, ओबा फेमी, रोमन रेंस और सीएम पंक, उनसे भी ज़्यादा नंबर्स ड्रॉ करे हैं स्पीड ने। तो ये उनकी सोशल मीडिया वाली चीज़ को तो बताती है। बाकी ऐसा नहीं है कि इसका मतलब यही सबसे हॉट चीज़ है, वो तो स्पीड की क्योंकि सोशल मीडिया फॉलोइंग ज़्यादा है इसकी वजह से उनको ये चीज़ मिलती है, और डब्ल्यूडब्ल्यू फिर इसीलिए उनको फीचर भी कर रही है रेसलमेनिया के मैच में। और रेसलमेनिया के मैच की बात चल रही है तो रेसलमेनिया के मैचेस की बात कर लेते हैं एक बार। अगर आप सारे मैचेस को अपनी आंखों के सामने यहाँ पे देखोगे, रैंडी वर्सेस कोडी, स्टेफनी वकैर वर्सेस लिव मॉर्गन, फिर ये मैच है बेकी लिंच वर्सेस एजे ली का, जेकब फाटू वर्सेस ड्रू मैकिंटायर, बैलर वर्सेस डोमिनिक, सेथ वर्सेस गुंथर, रोमन वर्सेस पंक, जेड कारगिल वर्सेस रिया रिप्ली, ओबा फेमी वर्सेस ब्रॉक लेसनर, ट्रिक विलियम्स वर्सेस सैमी ज़ेन, और उसके बाद लैडर मैच और फेटल 4 वे मैच। अगर आप सिर्फ ये चीज़ देखोगे तो भाई रेसलमेनिया का कार्ड तो बहुत सही लग रहा है। और मैंने किसी एक का कॉमेंट देखा था, वो बंदा क्या बोल रहा है कि अगर मैंने रेसलमेनिया के टाइम इस टाइम पे रोड टू रेसलमेनिया में रॉ स्मैकडाउन नहीं देखी होती तो शायद मैं ज़्यादा हाइप महसूस करता इस रेसलमेनिया के कार्ड के लिए। यानी डब्ल्यूडब्ल्यू ने वो जो अपने पन्ने पे बनाया था रेसलमेनिया का कार्ड, वो तो बढ़िया था, लेकिन स्टोरी लाइन कितनी ज्यादा मैटर करती है कि ये कार्ड जितना अच्छा दिख सकता था उतना अच्छा है नहीं दिख रहा है। वैसे मैं सही बताऊं तो कल की मंडे नाइट रॉ के बाद मुझे वो रोड टू रेसलमेनिया वाली वाइब तो आनी शुरू हुई है। सही बताऊं तो हो सकता है ये आज में फील हो रही हो, कल हो रही हो, फिर उसके बाद चली जाए, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू वो
फॉलो अप में फिर चीज़ें वैसी नहीं कर पाती जैसा करने के लिए WWE जानी जाती है। तो भाई कार्ड तो ये सही में बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन WWE की स्टोरी लाइन उतनी अच्छी नहीं रही, जो कि मतलब अगर आप देखोगे कार्ड पूरा, तो भाई जिस लेवल पे फील होनी चाहिए थी रेसलमेनिया वैसी फील नहीं हुई है। तो WWE ने आधा काम तो सही कर दिया, लेकिन अब इससे इनको ये भी समझ में आता है कि सिर्फ पेपर के ऊपर रेसल पलूजा में जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर जैसा मैच देने से कुछ नहीं होता, उसके पीछे की स्टोरी बहुत ज्यादा मैटर करती है। WWE यार कुछ बहुत ही अलग खेला खेल रही है। सबसे पहले तो ब्रॉक लेसनर और ओबा फेमी के सेगमेंट में अगर आप देखोगे तो भाई ब्रॉक लेसनर ओबा फेमी की हाइट, मतलब इनकी हाइट में ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा ही ऊपर नीचे होते रहते हैं। कभी ब्रॉक लेसनर लंबा लग रहा है, इससे पहले देखा था तो ओबा फेमी लंबा लग रहा था, और यहाँ पे अगर आप ट्रिपल एच को देखोगे तो भाई उनकी हाइट तो और भी छोटी लग रही है। लेकिन मुझे याद है अच्छे से जब ट्रिपल एच और ब्रॉक लेसनर की वो तगड़ी वाली फ्यूड हुई थी जहां पे एक दूसरे की जान के पीछे पड़ गए थे, दोनों की हाइट सेम ही थी। तो WWE बहुत ज्यादा चीजों को मैनिपुलेट कर रही है। दिखा वो रहे हैं कि ओबा फेमी की हाइट 6'4" है, कोई कह रहा है कि ओबा फेमी की हाइट 6'2" से ज्यादा नहीं है। और एक तो इस वाले मैटर में ये चीज इसलिए भी बहुत ज्यादा मैटर करती है क्योंकि भाई यहाँ पे ये क्लैश, ये जाइगेंटिक क्लैश की तरह दिखा रहे हैं। बाकी WWE अपने कैमरा एंगल से अपने सुपरस्टार्स को और बड़ा दिखाने की कोशिश तो करती है, वो लोअर एंगल से ऐसे शॉट लेते हुए, जो हमको पता है। तो लोग इसके बारे में बात करेंगे यार यहाँ पे तुम्हें करने की क्या ही जरूरत है। अब तो समझ, मैं तो ये भी नहीं समझ में आ रहा कि ब्रॉक लेसनर की हाइट भी ज्यादा है या फिर ओबा फेमी की हाइट भी ज्यादा है। लेकिन ट्रिपल एच को देख के पता चल रहा है कि भाई मैनिपुलेशन तो यहाँ पे हाइट पे की जा रही है बहुत ज्यादा। और पता नहीं WWE को इसकी जरूरत भी है, लेकिन वही है कि जितना वो उसमें सोचने की चीजें ऐड कर सके वो और बढ़िया होगा। और कल हमने जो सेगमेंट देखा था ओबा फेमी और ब्रॉक लेसनर का, उसमें जो ट्रिपल एच ने अपनी नाक घुसेड़ी है बीच में, भाई इस चीज के लिए इतनी ज्यादा गालियां पड़ी है ना ट्रिपल एच को। और मैंने शायद अपनी ही वीडियो में एक कमेंट भी देखा था जहां पे किसी ने लिखा था कि भाई वो वाली बात जो आप बता रहे थे कि डेना वाइट की तरह अपने आप को पोजीशन करना चाहते हैं ट्रिपल एच, जो डेव मेल्जर ने बोला था कि भाई ये डेना वाइट जैसा UFC के लिए ट्रिपल एच भी वैसे बनना चाहता है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो उस टाइम पे डेना वाइट का भी यही काम होता है, जब दो रियल कॉम्बैट, वो वहां पे जो स्पोर्ट है उसमें जब वो लड़ने वाले होते हैं MMA से पहले, जब वो सामने आमने सामने खड़े होते हैं, वेंज जिसे बोलते हैं, वहां पे कैसे डेना वाइट आ जाता है, तो वैसे ट्रिपल एच ने भी दिखाने की कोशिश करी है। कभी कभी तो मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा ही अननेसेसरी हो जाता है ट्रिपल एच के लिए। अगर मैं देखूं तो वो चीज की वजह से ब्रॉल नहीं हुई ओबा फेमी और ब्रॉक लेसनर के बीच में, लेकिन ट्रिपल एच के आने से वो सीरियस इंपैक्ट तो थोड़ा देखो दिखा। वो तो सिक्योरिटी वाले बंदों ने इतना आके उस चीज की सीरियसनेस खत्म कर दी है कि हमारा दिमाग खराब हो जाता है जब भी कोई बंदा बीच में आता है। लेकिन अगर आप वैसे देखोगे एक नॉर्मल, अगर ऐसा WWE ने सिक्योरिटी वाले बंदों की इतनी चुल नहीं करी होती तो शायद ट्रिपल एच का आना वहां पे चीजों को थोड़ा बड़ा तो दिखा रहा था। क्योंकि भाई वो ऑब्वियसली अथॉरिटी में है इस समय, वो क्रिएटिव हेड है, तो अगर वो बंदा बीच में आ रहा है तो वो ज्यादा ऐसे सेल होता है कि भाई सही में मामला यहाँ पे ज्यादा सीरियस है। लेकिन उस बात से फर्क नहीं पड़ता, ट्रिपल एच को बहुत ज्यादा इस चीज के लिए गालियां पड़ी कि एक तो तू बीच में आया और ऊपर से भाई तेरे को सबसे तगड़ी जो फ्यूड है पता है इस समय यही है, और तू यहाँ पे भी जो स्पॉटलाइट है, जो कैमरा है, वो खाने क्या, हाँ फुटेज खाने आ जाता है। ये आ रहा था मेरे दिमाग में, ऐसा याद आया बहुत टाइम पहले जब बेवकूफी में मैंने बिग बॉस देखा था, तो वहां पे ये लाइन बोलते थे वो बहुत ज्यादा। कल वाली वीडियो में मैं आपसे बात ही कर रहा था रिव्यू में कि भाई ब्रॉन ब्रेकर को लेके हुआ क्या है, उसके बारे में शायद हमको कुछ फर्दर पता चलेगा, और पता हमको चल गया है। और आप ये बात जान के शॉक हो जाओगे कि ब्रॉन ब्रेकर इन रिंग एक्शन के लिए क्लियर हो चुके हैं। अब आप बोलोगे भाई अगर ऐसा है तो फिर ये जो मैच है वो क्यों नहीं हुआ है, गुंथर वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच क्यों हो रहा है। तो WWE का मानना यह है कि बहुत कम टाइम WWE के पास बचा था ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस सेथ रॉलिंस की स्टोरी को बिल्ड करने के लिए, फिर इनका रेसलमेनिया मैच करने के लिए। तो WWE ने इस मैच को बाद के किसी और शो के लिए रखा है, और WWE को लगा कि अगर ब्रॉन ब्रेकर आ भी जाता तो शायद वो एक सफिशिएंट टाइम नहीं है इनकी स्टोरी को अच्छा बनाने के लिए, और इस वजह से सेथ रॉलिंस वर्सेस गुंथर के मैच के साथ WWE के ये सुनने के बाद मैं यही सोच रहा हूँ कि अच्छा भाई तुमको अब पता चल रहा है कि स्टोरी बनाने में टाइम नहीं है। जैसे तुम्हारे पास जिन स्टोरीज को बनाने के लिए टाइम था तुमने बहुत अच्छी वो स्टोरीज बना दी। तो पता नहीं, मुझे तो थोड़ा BS सा ही लग रहा है, बट शायद इस वजह से अब ऐसा हो सकता है कि जो डायरेक्ट रिटर्न है ब्रॉन ब्रेकर का वो हो जाए रेसलमेनिया में, ऐसा करके फिर उनकी रेसलमेनिया भी मिस नहीं होगी। बाकी नेचुरल 18 का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आर पंत वाला कोड यूज करोगे तो आपको प्रोटीन के ऊपर अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे डेली WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।